नंबर 202, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें देखिए द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक तो दे रखी है बिल्डिंग 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और एक दे रखी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो ऑब्वियसली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बहुत ऊंची होगी, है ना। तो वो बोल रहे हैं द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो इधर बना लो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इसको बोल दिया मैंने ए बी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये दे रखी है 8 मीटर टॉल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से अगर इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बन रहा है 30 डिग्री। और अगर उसके बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। उसके बॉटम को अगर देखा जाता है तो ये पूरा बड़ा जो एंगल बनेगा, ये पूरा बड़ा एंगल ये बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। अब ऐसे नहीं वो बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट बताइए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये बताना। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, h हो गई। अब ये जो d है यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए नीचे इसके ग्राउंड पे। 90 डिग्री हो गया। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिगर बता दीजिए, फिगर समझ में आ गई? फिगर क्लियर है सभी को? दोबारा बताऊँ? ठीक है। देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये दे रखी है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से वो बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ से अगर इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री। और यहाँ से अगर इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45 डिग्री। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये दो एंगल्स दे दिए। अब आप ये देखो कि जब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए? ठीक है। और जब ये वाला पूरा एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है। अब आप ये देखिएगा कि हमको निकालना है इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। ये ए बी सी डी ई, ये ई से लेकर और बी तक वाली जो लेंथ है ये भी तो 8 मीटर हो गई। जब ये 8 मीटर है तो ये भी तो 8 मीटर हो गई। मुझे बस इतना निकालना है ए ई, ये आ जाए तो हो जाएगा काम। तो और एक मेरे को ये निकालना है बी सी। बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है ए बी अपॉन बेस कितना दे रखा है 20। तो tan 45 डिग्री इज 1 और ये दे रखा है ए बी अपॉन बी सी। बी सी इंटू 1, ये बी सी
इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अच्छा बी सी जो है इसको आप मान लीजिए एक्स, हमारा जो ये ए बी है ये भी एक्स हो गया, ए बी भी एक्स के इक्वल हो गया। जब बी सी एक्स है तो ए बी भी एक्स के इक्वल हो गया। और जो एच है ना वो सिर्फ इसको मान लो, ए ई को, सिर्फ इतनी हाइट को एच मान लो। तो अगर मैं एच निकाल लूँ तो मेरे पास ये 8 है, तो एच प्लस 8 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास टोटल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करेंगे। हमने एक बड़े ट्रायंगल में तो लगा दिया, अब ये छोटे ट्रायंगल में लगा दो, ए ई डी में। तो बोलिएगा इन ट्रायंगल ए ई डी इन ट्रायंगल ए ई डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। और tan 30 डिग्री कितना है 1/√3 इज इक्वल टू ये जो ए ई है ये कितना है एच है, अपॉन ये जो ई डी है ये ई डी ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ तक समझ गए? और मेरे को इसमें h की वैल्यू भी निकालनी है और x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, ये हो गया h√3 h इंटू √3, तो h√3 इज इक्वल टू x इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई h√3, ये आ गया। अब आगे देखो कि ये जो पूरी वैल्यू है ए बी, ये ए बी किसके इक्वल आया था, x के इक्वल। h√3 इज इक्वल टू x, इसको जो बोलते हो इक्वेशन नंबर 1। और ये जो पूरी वैल्यू है ए बी भी तो x के इक्वल है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है h प्लस 8 इज इक्वल टू x, h प्लस 8, x की जगह आप वैल्यू डाल दीजिए h√3, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करिए, इसको h√3 को इधर ले आओ, h माइनस h√3 और प्लस 8 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया -8। यहाँ से h ले लिया कॉमन, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू -8, ये हो गया। अब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 अपॉन 1 माइनस √3। ठीक है, ये जो नेगेटिव में आ रहा है इससे अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है। अभी कैसे होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। तो आप 1 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और 1 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो h इज इक्वल टू -8 इंटू, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, -8 इंटू 1 प्लस √3, 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 1 माइनस 3, -8 इंटू 1 प्लस √3, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, माइनस करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो h इज इक्वल टू 4 प्लस 4√3, इतना मिलता है। ये तो h आ गया। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h + 8। अब h कितना है? 4 + √3। तो 4 + 8 कितना हो गया? 12। 12 + 4 √3 मीटर। ये तो हो गई हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज x। तो दो बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, और ये जो x है ये भी तो h + 8 के इक्वल है। बताइए, ये जो x है ये भी तो इस h + 8 के इक्वल है, और h + 8 की वैल्यू मैंने ये निकाली है x = h + 8, और h + 8 की वैल्यू क्या आई थी? 12 + 4 √3 मीटर। ये भी आपका 12 + 4 √3 मीटर ही आ जाएगा। 12 + 4 √3 मीटर। सभी को क्लियर है? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। हाँ कुछ आकर बताओ क्या करो। क्या चीज़? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या है? एक काम करो, सुनो, टाइप करके भेज दो। तुम्हारी ना आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही है। आवाज़ ख़राब आ रही है, टाइप करके भेज दो मुझे। बाकी सबको क्लियर है? टेस्ट कर दी नहीं, एक हफ्ता लगा रुलाटी का मैंने चेक करेंगे। बता रहा हूँ अभी। बेटा तूने एक ही कैसे किया मुझे पता है। हाँ भाई एक ही तो पूछा था हमें पता है। अरे बस भाई, हमारे सामने मेरे सामने अरे हमारे साइड में चले आगे चलो, देख लें एक बार देख लो इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दे रखी थी, और एक ये दे रखी थी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो बोल रहे थे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ से अगर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कितना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, और अगर इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से अगर मैं इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम को देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इतना 45 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है जो ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। दूसरा, जब यहाँ से और यहाँ तक वाला ये पूरा एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ट्राइंगल AED में हम tan 30 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, और पहले निकाला ABC में, ABC में tan 45 डिग्री निकाला, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो BC इंटू 1 इधर करा तो BC इज इक्वल टू AB आ गया, और BC की लेंथ को हमने x मान रखा है तो AB की लेंथ भी x होगी। ठीक है, ये जो AB है यहाँ से यहाँ तक ये भी पूरा का पूरा x के इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। उसके बाद ट्रायंगल AED ट्रायंगल, यहाँ पर tan 30 डिग्री लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AE अपॉन ED।
और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और AE/ED, तो AE होता है h और ये x ED x है। जब ये BC x है तो ये जो ED है ये वाली लेंथ भी x होगी और AE को हमने मान लिया था h, तो h/x आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो h × √3 h√3 1 × x is x, तो h√3 = x आ गया। उसके बाद AB भी x के इक्वल है और AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है h + 8, ये टोटल AB की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने लिख दिया h + 8 = x, तो h + 8 को ऐसे ही रहने दिया और x की वैल्यू थी h√3, तो x की जगह डाल दिया h√3। अब इस h√3 को इधर ले आए तो h - h√3 और 8 को उधर ले गए -8, फिर h कॉमन ले लिया 1 - √3 = -8, 1 - √3 डिनोमिनेटर में चला गया, फिर इसका क्रॉस रैशनलाइजेशन कर दिया तो 1 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई और 1 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। a - b × a + b लगाया तो a² - b² 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर -8 × 1 + √3, 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 - 3 इज -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 = 8, 4 × 1 + √3, 4 1 = 4, 4 × √3 4 √3, तो h की वैल्यू आ गई 4 + 4√3। उसके बाद हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट टोटल है h + 8, तो h की वैल्यू क्या है 4 + 4√3 और +8, तो 4 + 8 = 12, 12 + 4√3, ये तो हमारे पास आ गई इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की टोटल हाइट। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, यानी कि ये x भी निकालना है। तो ये जो x है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये h + 8 के बराबर है और h + 8 हमने कैलकुलेट करा 12 + 4√3 आया, तो इसका मतलब ये भी 12 + 4√3 होगा। ठीक है, बताओ क्लियर है? कुछ आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। क्या नहीं, उसने टाइप करके भेजा था, क्वेश्चन दोबारा बताना। आदत तो तुम्हारी भी बड़ी खराब हो रही है। चलता है, गर्म पानी पिए ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अरे आपसे वही पी रहा हूँ। अब तो इसोफेगस को भी ये लगने लगा होगा कि मालिक गले में गीजर लगवा लिए। एक था नहीं वो कोरोना टाइम पर वो मैसेज चला था, सब कहते थे कि गर्म पानी पियो, भाप लो, है ना, तो अंदर से आवाज आई कि अब तो शक्ल बहुत साफ रहती है भाप लेने से। हाँ सारे पिंपल हो जाते हैं। वो तो लॉकडाउन में झाड़ू पोछा वो भी करा था सारे। शोर में बोलता कि मुंह नहीं खोल रहा मुझे। एक बूढ़ी सी आंटी थी, उनका एक वीडियो आ गया था, उसमें उन्होंने कहा कि कपूर डालो, लौंग डालो और एक छोटी सी जादू की पुड़िया बना लो और उसको सूखते रहो। सर बूढ़ी सी आंटी का तो वीडियो मुझे सर एक चीज याद आती है। और वो आई थिंक टांग के रखने के लिए गले में या तो हाथ में बांध के रखने के लिए। अरे वही मैं बता रहा हूँ। तो वो हम सब लोग पॉकेट में लेकर घूमते थे, बीच बीच में उसको सूंघ लेते थे क्या कि बस बच जाएंगे कोरोना से। क्या एक वो छोटी सी पुड़िया बनाई थी सर व्हाट्सएप पे फॉलो हो गया। From a point on a bridge across river, सच है the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. अब सुनिए, वो बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 बता रहा हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट बस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो एक रिवर है और रिवर के ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है, तो ब्रिज पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से रिवर के जो दोनों किनारे हैं, जो दोनों बैंक्स हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे दे रखा है कि ऐसे ब्रिज है और समझ लीजिए नीचे से नदी जा रही है और ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से नदी के एक किनारे पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, दूसरे किनारे पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री।
और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों बैंक्स को ज्वाइन कर दिया, तो रिवर की विड्थ आ गई, फिर रिवर की चौड़ाई कितनी है, विड्थ आ गई। ठीक है ना, नहीं समझे? यहाँ पर नीचे से पानी बह रहा है, समझ लीजिए, वो मैं बना नहीं सकता क्योंकि वो पानी इस तरीके से जाएगा अंदर की तरफ, तो हम उसको बना नहीं सकते। हमने ये कहा कि ये ब्रिज है जो रिवर को क्रॉस करने के लिए बना रखा है। अब उस ब्रिज पर कोई एक पॉइंट है, वहाँ से रिवर के एक किनारे को, एक बैंक को देखा गया तो 30 डिग्री आ गया, और इसी पॉइंट से अगर रिवर के दूसरे बैंक को देखा गया तो एंगल बन गया 45 डिग्री। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको रिवर की विड्थ बतानी है। देखने का फायदा क्या होगा? रिवर की विड्थ यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री बन गया, और इसको आप ये कह दो A, B, C और D, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से देखा तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और इधर से दूसरे किनारे को देखा तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, और इसमें उन्होंने बोला कि इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो अगर ब्रिज जो है, ब्रिज की हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, तो ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन DB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, और ये जो AB है ये कितना दे रखा है, 3, और ये DB, तो DB इंटू 1 कितना हो गया, DB, और 3 इंटू √3 हो गया 3√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये है ट्रायंगल ABD। अब मैं बात करूँगा ट्रायंगल ABC की। ट्रायंगल ABC की, और ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री निकालो। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 45 डिग्री हो गया 1, और AB कितना है 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन BC, उस तरफ लिख रहा हूँ। ये जो AB है, AB क्या है 3 अपॉन BC, BC को इधर ले आए, BC इंटू 1 इज BC, तो BC इज इक्वल टू 3 मीटर। BC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो हमारे पास DB की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। अगर मैं DB और BC दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी। एंड इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, DB प्लस BC, और DB कितना है 3√3 प्लस BC कितना है 3, तो DB और BC जब ऐड कर दिया तो कितना बन गया DC, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। Width of river is equal to 3 into √3 plus 1 मीटर। ये रिवर की विड्थ है। बताइए जी, क्लियर है? पोशाक की संस्कृति विधि क्लियर है? यस ठीक है, सबको क्लियर है, समझ गए? बताओ भाई पीछे। हाँ क्लियर है?
चश्मा वगैरह लगा कर, वो क्या डीपी तुम्हारी नहीं है किसी और? डिप्रेशन में फिर साइड कर दिया फिर पड़ोसी ने या? उसके पड़ोसी ने साइड कर दिया प्रेशर हम पे सही में? बहुत रिलेटेबल है। सही में? सर आज ही सर आज तीसरी साढ़े 3 बजे थर्ड फ्लोर से सुसाइड थर्ड तीन बार कूदना पड़ता होगा। तीन मेरे को कितने फ्लोर से? थर्ड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से कूदा? अटेम्प्ट था सर। कूद तो बच गई? सर अभी हॉस्पिटल में है। तो क्यों कूदी? अरे सर सर सुनने में आया कि डिप्रेशन में ये राज सर सुनने में आया कि डिप्रेशन में वो तो सर वही औरत है। सर ये सोसाइटी में कौन हमारी सोसाइटी में है तो बच्चा ही गिरेगा एक तो हाँ 14 से गलत बात। वरना 14 से बाल के ही नीचे। और 11 से आंटी कोई आंटी की थी 11 से तो मेरे तो सामने केरी तो पहले मिलता है सब चलते सारे खाई छेद तक है। अब देखिएगा यहाँ पर ना मैं जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1 के मैं लास्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 तो काट दो क्योंकि उसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 काट दो। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मैं रिवर्स ऑर्डर में करवा रहा हाफ हूँ। में तुम्हारा सवाल है कहोगे तो करवा देता हूँ, ये भी तो अरे हमारे सवाल है कहोगे तो करवा देता हूँ, कोई ऐसा मुश्किल भी ना नहीं ना आ ना रहा है तुम्हारे नहीं, हटवा दिया, सिलेबस में ही नहीं है, करवाया ही नहीं होगा इस बुक में, तो चैप्टर ही है ना। चलिए एक्सरसाइज 9.1 शराब सब कुछ याद रहता है तो याद भी नहीं रहता हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस भी नहीं आ रहा, सिलेबस में आधा गाइड टाइप आधा ही आ रहा है हमारे पूरा देख रहा है अब इसका कोर्स समझ एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, आप अगर आज भी इसको कर लेंगे ना चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सरवाइव करनी है चलिए 15 करवा रहा हूँ ऑल इन वन इसका, करने की जरूरत है स्टार्ट पहले ये कर लेना, है ना, पहले ये कर लो। अभी जो आपके एग्जाम्स हैं 25 को बता रहा हूँ, 28 को 28 को है, तो 28 के लिए आप एक काम करिए कि एनसीईआरटी एक बार पूरी पहले कंप्लीट करो, अगर कंप्लीट हो गई हो तब ऑल इन वन उठाना, ये नहीं कि इसके क्वेश्चन छूटे हुए और हम ऑल इन वन में लगे हुए हैं, ठीक है, अभी नहीं, पहले ये कर लेना कंप्लीट, फिर कर लेना, अगर कॉन्फिडेंस आ जाए कि एनसीईआरटी मेरी पूरी हो गई तब कर लो। ऐसे करनी जरूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाँ इंपॉर्टेंट है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, मतलब एक स्ट्रेट हाईवे ऐसा है कि वो हाईवे चलता रहता है और फाइनली कहाँ जाकर ख़त्म होता है, टॉवर के फुट पर जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। तो वो हाईवे, जैसे कोई भी हाईवे है तो वो हाईवे कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा, तो इट लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, तो वो एक टॉवर के फुट तक जाता है। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, ये नहीं कि कभी तेज चला रहा है गाड़ी और कभी धीमी चला रहा है, एक ही स्पीड से चला रहा है। तो एक टॉवर है, तो कोई ऐसा हाईवे देखा है जो किसी टॉवर पर आकर खत्म होता है? हाँ सभी चौंक रहे हो क्या? अरे बताओ तो सही, सभी लोग चौंक रहे हो क्या इस बात से? बिल्डिंग नहीं है, हाइड आउट है और किसी का सभी लोग इस बात पर चौंक रहे हो तो सुनो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। किसी भी कंट्री में जितने भी हाईवेज होते हैं वो सारे के सारे आकर एक टॉवर पर ही ख़त्म होते हैं, सारे के सारे, और वो एक कॉमन टॉवर होता है और उस टॉवर को कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस, जो राष्ट्रपति भवन है। जितने भी हाईवे हैं तो वो सारे के सारे हाईवे एक ही जगह आकर रुकते हैं, उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो पूरा हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और साउथ तक गया, यानी कि जम्मू कश्मीर से और केरला तक, है ना। तो आप ये देखिएगा कि वहाँ से लेकर और ऊपर नॉर्थ तक पूरा का पूरा, मालूम है कि एक सीधा हाईवे भी है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जितने भी हाईवेज होते हैं, जैसे अब यहाँ पर एक आपने सुना होगा, एक प्रोजेक्ट सुना होगा सेंट्रल विस्टा, सुना है सेंट्रल विस्टा? चलिए, तो सेंट्रल विस्टा एक ऐसी चीज़ होने वाली है और 1-1.5 साल के अंदर पता चल जाएगा
और न्यूज़ में तो काफ़ी आता रहता है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो, तो जब 10th आपकी ख़त्म हो जाएगी तब आप देखना, थोड़ा सा उस टाइम फ्री होता है तो नहीं, टीवी वगैरह में सब में दिखाएंगे। सेंट्रल विस्टा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि जो हमारा पुराना संसद भवन है वो पुराना संसद भवन हटाया जा रहा है और नया संसद भवन ऑलमोस्ट 90% रेडी हो चुका है। इसका भी हुआ तो हाँ, उसमें जो उसका टॉप है ना, उसके टॉप पर वो शेर के वो एम्बलम बनाए गए थे, याद है? वो सत्यमेव जयते का बड़ा सा ग्रेफाइट का स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसमें कहा कि इसके दांत बड़े हैं और इसके दांत छोटे हैं, उस पर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है ना, वो फालतू की कुछ ना कुछ बनाते ही हैं लोग। हाँ, तो वो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, अब सारे हाईवे वहाँ पहुँचा करेंगे। तो जैसे आपने सुना होगा अमेरिका का व्हाइट हाउस, पेंटागन टावर बोलते हैं उसको, है ना, तो उसी तरीके से हमारा सेंट्रल विस्टा व्हाइट हाउस से भी बड़ा बन रहा है, मतलब देखने लायक चीज़ होगी वो। हाँ, सेंट्रल विस्टा, CENTRAL, सेंट्रल विस्टा। अरे उसकी फोटो, हाँ, संसद भवन का नया नाम रखा जा रहा है सेंट्रल विस्टा। देखने लायक फोटो होगी। और तब तक जैसे आप लोग 11th में होगे तो आगे ये भी है कि जितने भी स्कूल हैं उनकी एजुकेशनल ट्रिप भी जाएगी सेंट्रल विस्टा पर घुमाने के लिए सारे बच्चों को। ज़्यादातर देखो ना, डार्क देखो कनॉट प्लेस के पास है। हाँ, यही हाँ, देखने लायक है। और इसकी एक चीज़ और है, इसकी एक खास बात और है जो आप लोग क्योंकि छोटे हैं, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं करा होगा कि जब नेता लोग, सुन लीजिए, जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर जब एक मिनिस्ट्री से, फॉर एग्जांपल होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो इनके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं। जब एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री तक जाते हैं ना, तो वो सारी रोड ब्लॉक हो जाती है और सारे पुलिस वाले लग जाते हैं। अब सेंट्रल विस्टा एक ऐसा कंपाउंड है, उसमें सारी मिनिस्ट्री के ऑफिसेज एक ही कंपाउंड में है, तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बन रही है हमारे कंट्री में, मतलब एक प्राउड करने वाली। अभी तक हम ताजमहल करते रहते थे, अब उसके बाद ये चीज़ होगी देखने लायक। हाँ, सबका वो रेजिडेंस भी वही बनाएंगे, और रेजिडेंस भी वो जो पहले हुआ करता है राजाओं की तरह रह रहे हैं, लविश नहीं, नॉर्मल, छोटे छोटे घरों में रहो, बस ज़्यादा उड़ने की जगह। तो वो फ़ायदा है, विदेशों में जा रहा है वो पैसा, विदेशी ओनर है उसके, ब्रिटिशर्स हैं अभी भी ओनर उस बिल्डिंग के, तो अब उसको खाली छोड़ देंगे कि ब्रिटिशर्स से कह देंगे अपनी बिल्डिंग ले लो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। चलिए जी, अब देखिएगा, अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो स्ट्रेट हाईवे की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हाईवे प्रेसिडेंट हाउस तक जाते हैं सारे हाईवे, उन्हीं को नेशनल हाईवेज बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर टॉवर है, अब टॉवर पर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और वो देख रहा है दूर से गाड़ी आती है। इस क्वेश्चन में हमने हर क्वेश्चन में अब तक क्या देखे हैं, 2 वेरिएबल देखे, जैसे अभी इससे पहले में देखा H और X। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और लगता ऐसा है कि शायद ये अनसॉल्वेबल है, सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। देखना कैसे। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट को मैंने मान लिया AB, बिल्डिंग की हाइट को हमने मान लिया AB, और कार यहाँ पर थी, जब उसने, जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ उसने ऑब्जर्व करा तो वो यहाँ पर थी, तो जब दूर थी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री। अब इसी तरीके से अब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे, जैसे PM की गाड़ी चलती है एक ही स्पीड पे, कभी तेज और धीमी नहीं होती। तो 30 डिग्री अब वो चल रही है, वो चलते चलते यहाँ पहुँच गई D पर। अब उसने देखा थोड़ी देर बाद, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये कार धीरे धीरे टॉवर तक आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब 6 सेकंड बाद उसने देखा, पहले देखा 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था यहाँ पे, फिर दोबारा लगा कर देखा तो वो कह रहा है कि अरे ये तो नज़दीक आ गई। 6 सेकंड बाद देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री।
तो भाई C से D तक जाने में टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड्स। इसको T1 बोल दो, T या T बोल दीजिए सिंपली। T इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। और D से B तक जाने में टाइम कितना लगा वो मुझे बताना है। वो बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब कार इस पॉइंट से खिसक कर यहाँ पर आ गई है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ से फुट ऑफ द टॉवर तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा वो बताओ। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लिया कि T सेकंड्स लगेंगे। T सेकंड्स, SS फॉर सेकंड्स, T सेकंड्स। और कमाल देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा, कोई हाइट नहीं दे रखी बिल्डिंग की, कुछ नहीं दे रखा। आप बताओ कैसे निकालोगे टाइम। और टाइम निकालना है। क्या निकालना था? टाइम। हाँ टाइम निकालना डी है। और बी का। हाँ हाँ D से B तक पहुँचने में। तो अब बस तो हम क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे गया, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही हमको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया हमको। और जैसे ही वो समझ में आएगा तो हम फिगर बनाएंगे पहले। तो फिगर हमने बना ली। फिगर बनाने के बाद हम राइट ट्राइंगल्स ढूंढेंगे। तो हमने राइट ट्राइंगल ढूंढ लिया। एक तो है ABD राइट ट्राइंगल और दूसरा है ABC, दूसरा राइट ट्राइंगल ABC है। तो मुझे दोनों में tan थीटा निकालना होता है, वही करूँगा मैं। देखना जरा, हमारे पास जब हम tan थीटा निकालेंगे तो हमारे पास A से B तक की ये हाइट नहीं है, तो इसको मैंने h मान लिया। एक वेरिएबल तो t था, तो निकालना है, एक h आ गया। उसके बाद अब हम ये करेंगे, ये जो टाइम दे रखा है 6 सेकंड्स, मुझे टाइम से तो मतलब है नहीं, तो हम ये कहेंगे लेट द कार इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस चाहिए, तो हमें इस टाइम का यूज करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, लेट द कार इज ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड। तो हमने माना कि जो कार है उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकंड है। तो भाई तीन चीज़ें हो गई अननोन, v, t और h। निकालना ये t है। तो कार को C से D तक आने में, कार को C से D तक आने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लिखिएगा सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो डिस्टेंस ले रखा है CD और स्पीड इनटू टाइम, तो वेलोसिटी तो यानी कि जो उसकी स्पीड है वो तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कांस्टेंट रहने वाली है। वो कितनी है? v। तो v इंटू टाइम कितना हो गया? 6 सेकेंड्स। तो v इंटू 6, तो CD क्या होगी? CD इसका डिस्टेंस हो गया, यानी कि CD की लेंथ पता चल गई मेरे को कितनी, 6v। और मीटर, मीटर में होगा क्यों? क्योंकि मैंने वेलोसिटी मानी मीटर पर सेकंड में और टाइम दे रखा है सेकंड्स में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मीटर में ही आएगा डिस्टेंस, मीटर पर सेकंड और सेकंड में हो गया। तो अब ये देखिए CD की वैल्यू आ गई 6v मीटर। उसके बाद सिमिलरली ये जो D से B तक का डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा? इसको dv बोल दो। ये भी स्पीड इनटू टाइम, तो D से B तक भी तो स्पीड उसकी v ही रहने वाली है, तो v। और D से B तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? t। तो v इंटू टी, v इंटू टी का मतलब हो गया tv मीटर। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या काम करें? अब आप करिए बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3। ए बी कितना है, एच अपॉन बी सी। बी सी कितना हो जाएगा, ये जो बी सी है, बी से लेकर सी तक ये कितना हो जाएगा, सी डी प्लस डी बी। अब देखिएगा सी डी कितना है, 6V, और डी बी कितना है, टी बी। तो इसको इधर ले आओ, 6V प्लस टी वी अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। एच को यहीं छोड़ दिया, बस इसको यहाँ ले आए। तो 6V प्लस टी वी अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। तो एच की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। उसके बाद अब छोटे वाले ट्राइंगल में लगा दो tan थीटा। इन ट्राइंगल एबीसी, ABC तो बड़े वाला ट्रायंगल होगा। सॉरी एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन DB। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और AB कितना है, h, और DB कितना है, t। इसको इधर ले जाओ, तो t√3, h इज इक्वल टू t√3। ये हो गई इक्वेशन नंबर नहीं, सॉरी, dB की वैल्यू t नहीं है, dB की वैल्यू थी tb। tb, तो इसको लिखो tv√3। पता ये क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? इसके बाद आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में भी मैंने h की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 में भी h की वैल्यू निकाली है, तो इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों ही h के इक्वल है। तो लिखिए इक्वेटिंग 1 और 2। इक्वेटिंग 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6v प्लस टी वी अपॉन √3 इज इक्वल टू tv√3। इधर भी v है, इधर भी v है, तो इस ब्रैकेट में v ले लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, 6 प्लस टी अपॉन √3, tv√3। v से v कट गया। अब वेरिएबल कितना बचा, केवल एक वेरिएबल बचता है, और वो वेरिएबल क्या है, t, और वही मुझे निकालना है। ठीक है, √3 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 प्लस टी इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 इंटू टी, 3t। अब इस t को इधर ले गए, तो 6 इज इक्वल टू 3t माइनस टी। 3t माइनस टी इज 2t, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड्स। वो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में आ जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, आप ये देख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से मुझे गाड़ी की स्पीड नहीं पता, मुझे बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, मुझे कोई डिस्टेंस नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, वो भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ 2 एंगल पता है। तो जो इंसान ऊपर खड़ा हुआ था उसने बाइनोकुलर से देखा, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइनोकुलर आते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बाइनोकुलर होते हैं जिससे एंगल का पता लगाया जा सकता है। किस एंगल पर फायर करना है उनको पता है कि इतने एंगल पर गोली चला देनी है, तो वो जाकर सीधा टारगेट पर लगेगा। तो उस बाइनोकुलर की हेल्प से उसने एंगल डिफाइन कर लिया। एंगल देखकर अब उसको ये पता चल गया कि इस जगह से ये जो गाड़ी है ये बिल्डिंग के बॉटम तक कितनी देर में आ जाएगी। तो ये किसका एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का। हम सोचते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग और एप्लीकेशंस भी हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में पता चलेगा। एक और देखो, टाइम है अभी 5 मिनट। 4 मिनट। बड़ा ध्यान है भाई। चलो, अभी- ऑनलाइन वाले बताएं भाई, समझ में आ गया?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है, इतना ही कर दो, बाकी कल करा। आप लोग ट्राई जरूर करना शुरुआत के क्वेश्चन आसान हैं। जो साइंस के डाउट्स हो ना अपने कल ले आना, कल करा। हाँ मतलब कल करा दो। Thank you, sir. ओके।